जीबीएस यानी गुलियन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बीमारी से अगर अटैक हो गया इस बीमारी का तो हाथ पैर अचानक कमजोर पड़ जाते हैं, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। चिंता इस बात की है कि पुणे में अब तक 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। चिंता की बात यह है कि ये हर उम्र के लोगों में यह बीमारी हो रही है। आज हम जीबीएस गुलियन बैरे सिंड्रोम का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इसके लिए बचना कैसे है, इसके आउटब्रेक के कारण क्या हैं और क्या ये फैलने वाली बीमारी है या ये किसी खास कारण की वजह से होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल इसको लेकर हो रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। पुणे और आसपास के इलाकों में जीबीएस यानी गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर हमला कर देता है। पुणे में अब तक 100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 16 मरीजों की हालत गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर हैं। खबरों के मुताबिक एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। मरीज की मौत जीबीएस बीमारी से हुई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। जीबीएस मरीजों के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईवीआईजी इंजेक्शन की जरूरत होती है। एक बार के इंजेक्शन का खर्च करीब 20,000 रुपए है। एक मरीज को 13 से 15 इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 19 मरीज 9 से कम साल के हैं। 50 से 80 साल की उम्र वाले 23 मरीज इसके शिकार हुए हैं। 9 जनवरी को पुणे में पहला केस सामने आया था। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जो जीबीएस सिंड्रोम के पेशेंट्स है वो पेशेंट की संख्या ना बढ़े और साथ ही साथ ये किस तरह से इसको मतलब उसके माध्यम डॉक्टर की टीम के एक्सपर्ट टीम के ओपिनियन से हम लोग काम करते हैं। एक 101 अभी तक हम लोगों ने जो डायग्नोस किया उससे 73 पेशेंट्स जो है उसको जीबीएस सिंड्रोम का मतलब अभी तय हुआ। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें शरीर की पेरिफेरल नर्व सिस्टम प्रभावित होता है। हमारा नर्व सिस्टम 2 हिस्सों में बटा होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आती है। दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच मैसेज ट्रांसफर करता है। जीबीएस इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्व्स पर अटैक करता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इस बीमारी की शुरुआत अक्सर हल्की झंझनाहट और कमजोरी से होती है, जो आमतौर पर पैरों से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। मांसपेशियों की कमजोरी महसूस होने लगती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, बोलने, चबाने या निगलने में दिक्कतें होती हैं। गंभीर मामलों में सांस लेने में भी दिक्कत आती है। समय पर इलाज न मिलने पर मांसपेशियों की कमजोरी पूरे शरीर में फैल जाती है। यही नहीं, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट के उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अगर जीबीएस ऑटोनोमिक नर्व्स को प्रभावित करता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्व्स शरीर के कई जरूरी कामों जैसे हार्ट बीट और डाइजेशन को नियंत्रित करती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, पानी और खाने की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें, पानी उबाल कर पिएं, संतुलित आहार लें, रोजाना एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें, अपना वजन कंट्रोल करें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से दूर रहें। लंबे समय तक कमजोरी या पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गुइलेन बैरे सिंड्रोम का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन अगर समय पर इसके लक्षण पहचान लिए जाएं तो इसका इलाज किया जा सकता है और मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। जीबीएस के बढ़ते मामलों के बीच सबसे जरूरी है कि आप सतर्क और जागरूक रहें, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित द्रविड़, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, पूना हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगा खेटकर, आप आईसीएमआर से जुड़े रहे हैं और फिलहाल डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमन गंगा खेटकर सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीत समदानी, फिलहाल सीनियर फिजिशियन है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समदानी आपका हमारे शो पे। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अमित द्रविड़ आपसे कर रहा हूं सर। थोड़ा हमें बताएं सर कि ये बीमारी की जड़ क्या है, ये होती कैसे है ये बीमारी? जैसे आपने बताया कि 9 जनवरी को पहला केस आया था हमारे हॉस्पिटल में और
उसके बाद पेशेंट्स आईसीयू में भर्ती होते गए और वो एक स्पेसिफिक हिस्ट्री बता रहे थे कि हमको एक 5-6 दिन पहले बहुत दस्त लगे, लूज मोशंस हुए, पेट में बहुत दर्द हुआ, उसके बाद फीवर आया और वो अपने आप ही 2-3 दिन में कम हो गया और हम 2-3 दिन बहुत अच्छे थे। और उसके बाद शुरू हुई पैर में झंझनाहट, हाथ में वीकनेस, पैर में वीकनेस और फिर दम लगता गया और फिर हम आईसीयू में भर्ती हो गए। सो ये हिस्ट्री हमारे हॉस्पिटल में जो लगभग 7 से 8 पेशेंट एडमिट थे, वो लगभग सारे लोगों ने यही हिस्ट्री हमको दी। उसके बाद ये भी पता चला कि ये सारे पेशेंट्स एक ही जगह से आते हैं, जो पूना में सिंहगढ़ रोड, दाहिरी और खड़कवासला का एरिया है, वहीं से आते हैं। और तभी हमको पता चल गया था कि ये कुछ तो इन्फेक्शन है, जिसके कारण ये जीबीएस जैसा सिम्टम हुआ है। हमने फिर नर्व कंडक्शन स्टडी करने के बाद पाया कि उनको जीबी सिंड्रोम हुआ है और उसके बाद 8 में से 1 पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे गया। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि ट्रीटमेंट के बाद सारे के सारे पेशेंट्स अब रिकवर हो रहे हैं और धीरे-धीरे घर भी जा रहे हैं। जब हमने उनका जो स्टूल का सैंपल 10 लगे थे, इसलिए हमने जो स्टूल का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा, तब हमें पता चला कि उनके स्टूल में कैंपिलोबैक्टर जेजुनी और नोरोवायरस, ये 2 जंतु है जो दिख रहे हैं सबके इसमें, और ये दोनों जंतु जीबी सिंड्रोम से एसोसिएटेड है कि अगर आपके लूज मोशंस या मोशन में ये 2 जंतु है, तो ये 2 जंतु के कारण जीबी सिंड्रोम ट्रिगर हो सकता है और आपको जीबी सिंड्रोम होने के कारण आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। ऑल राइट, तो ये है वो पूरी हिस्ट्री और किस तरह से इस बीमारी की शुरुआत होती है, लक्षण कैसे कैसे डेवलप होते हैं और फिर कैसे इंसान जो है वो आगे गंभीर उसकी स्थिति होती जाती है। लेकिन अच्छी बात जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अब ज़्यादातर मरीज रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर सर, तो ये बीमारी सर, फिर अगर किसी को बचना हो इस बीमारी से, तो जैसे सर ने बताया कि एक इलाके में सिंहगढ़ और खड़कवासला का जो एरिया है वो खास इलाके में है, तो ये इस बीमारी की जड़ में क्या हो सकता है? दूषित पानी है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, क्या हो सकता है सर? नहीं, जैसे डॉक्टर द्रविड़ साहब ने हमको बताया ना, आपको अभी तो उन्होंने 2 ही नाम बताए हैं इन्फेक्शन के, कि जिनके साथ में ये जीबीएस यानी गियाबारे सिंड्रोम ये एसोसिएटेड है। लेकिन सच्चाई क्या है, हमको ये कौन से ऑर्गेनिज्म से या कौन से जंतु की वजह से या विषाणु से होता है, इसका पक्का बोलना बहुत कठिन है। ये किसी वैक्सीन देने के बाद में भी हो सकता है, ये कोई अलग किस्म के वायरस है, जैसा इन्फ्लुएंजा होगा, चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा। अभी जो हमको दिख रहा है वो उन्होंने बताया कि नोरोवायरस है और थोड़े कैंपिलोबैक्टर दिखे हैं ना। अभी हमको क्या समझना पड़ेगा कि इसके जो लक्षण है, ये लक्षण अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होते हैं। हमको अभी तक इस चीज का पता नहीं है कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे किस्म का है कि जिसकी वजह से जीबीएस होता है, क्योंकि यही जीबीएस ना आपको अगर इन्फेक्शन की वजह से होता है तो एक घर में 1 से ज्यादा केसेस दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये जीबीएस जो होता है, ये कोई जो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जो जर्म होगा, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, वो एंटीबॉडीज हमारे नर्व सेल के अगेंस्ट काम करती है और उसकी वजह से होने वाला ये सिंड्रोम है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हमको रोकना है। लेकिन ये बात सही है कि एक जगह पे अगर एक ही एरिया में से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि इसमें कैंपिलोबैक्टर है कि जिसकी वजह से शायद ये हो रहा होगा, तो पानी को साफ रखना है, ये तो लॉजिकल चीज होती है। लेकिन इसका मायना हर आदमी वहाँ का जो पानी पीता है, हर आदमी जिसको कैंपिलोबैक्टर जेजुनी का इन्फेक्शन होगा ऐसे लगता है, उसको जीबीएस होगा ऐसे समझना शायद गलत होगा। डॉक्टर समदानी सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है इस बीमारी के आउटब्रेक के बाद से, ये क्या है, इसका क्या रिलेशन है? और जो मेरे मन में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये
पानी से हो रहा है, किसी खास चीज़ को खाने से हो रहा है, या सिर्फ उन लोग जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है उन लोगों को हो रहा है? आई मीन इसकी जड़ क्या है सर? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। देखिए, ये GBS जो सिंड्रोम है 1916 में पैदा हुआ था, मतलब दिखाई गया था सबसे पहली बार। ये एक इम्यून मीडिएटेड बीमारी है और इसका ट्रिगर इन्फेक्शन है। अब कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई कॉमनेस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड है GBS से। इनफैक्ट 70% लोगों को जिनको डायरिया होता है सी जेजुनाई मिल सकता है, और 25 से 30% लोगों को जिनको GBS हो गया है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई से, ये स्टूल के सैंपल में पाया जा सकता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई टिपिकली गंदे पानी से या गंदे भोजन से स्प्रेड होता है। इसका मतलब है अनबॉइल्ड वाटर, रॉ फूड, अनकुक्ड फूड जो साफ़ नहीं है खाना, बॉयल पानी नहीं पीने से इससे हो सकता है। ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दीपक जी, कि कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई एनिमल से भी स्प्रेड हो सकता है। इनफैक्ट चिकन से स्प्रेड होने का बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक मेथड ऑफ स्प्रेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सावधानी रखनी चाहिए, पानी को बॉयल करिए, पानी सब जो खाना खाते हैं साफ़ रखिए, एनिमल्स को वैक्सीनेट करिए, एनिमल्स को साफ रखिए। ये पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो सकता है लेकिन इसकी संख्या कम है। एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होना इसकी संख्या ज़्यादा है, और कभी कभी कच्चे दूध से भी स्प्रेड होता है। कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई जो समझे इनके भी सब टाइप्स है, और एक डोई करके सब टाइप वो कॉमनेस्ट है, लेकिन ये अलग अलग देशों में या अलग अलग रीजन्स में अलग सब टाइप होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में पाया गया है 040, जापान में 019, तो इंडिया में क्या सब टाइप है वो देखना ज़रूरी है। लेकिन एनिमल स्क्रीनिंग करना, दूध बॉयल करके पीना, कच्चे दूध नहीं पीना, और पोल्ट्री से जो सामान आए उसको साफ रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंशन है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि एग्जैक्टली अब एक आम इंसान को जो भी इस बीमारी के बारे में सुन रहा है, सबसे पहले उसको यही वो तो अपना केस स्टडी मान के चल रहा है कि मुझे तो नहीं होगा। तो अगर आपको बचना है तो जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बारीकी से बताया कि क्या क्या करना है, ये आप आत्मसात कर लीजिए। और बाकी बीमारी के बारे में गंगा खेडकर सर और डॉक्टर द्रविड़ ने विस्तार से बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। कितना इस पर अभी तक कंट्रोल हुआ है, क्या और केसेस आने की संभावना है, क्या ये पुणे से बाहर जाने की भी इसमें क्षमता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शक जो पुणे से बाहर के भी होंगे वो भी जानना चाहते होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर द्रविड़, आपके पास आना चाहूंगा सर, थोड़ा सा स्प्रेड के बारे में थोड़ा और इसकी जानकारी दें सर। जैसा डॉक्टर समदानी ने भी बताया, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन भी पॉसिबल है वो बता रहे हैं, या कोई इसमें खास जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस हैं जो डेवलप कर सकती हैं GBS को। तो इसका स्प्रेड के बारे में थोड़ा बताएं सर। तो हमने जब ये सब सारे जो केसेस है उनको इन्वेस्टिगेट किया, तो जो पेशेंट थे उनके रिश्तेदारों ने हमको बताया कि सर हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं लगभग 80% लोगों को दस्त या लूज मोशंस का बीमारी है। तो ये सब जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि GBS एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो नीचे का आइसबर्ग है वो बहुत सारे लोगों को सिंहगढ़ रोड, दायरी, खड़कवासला एरिया में दूषित पानी या दूषित खाना खाने के कारण लूज मोशंस या दस्त का प्रॉब्लम है। और साइंस बताता है कि लगभग 1000 लोगों को अगर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के कारण लूज मोशंस या दस्त लगते हैं तो उसमें से एक आदमी को GBS होगा, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है या जिसको कोई कोमॉर्बिडिटीज है वो हो सकता है। तो इसलिए जो दस्त या लूज मोशंस होने का प्रमाण है वो पुणे में उस एरिया में काफी ज्यादा है, और उसमें से कुछ लोगों को GBS हुआ है। और जब आदमी को दस्त लगते हैं या उसको बहुत ज्यादा लूज मोशंस होने के कारण उसको एडमिट होना पड़ता है, तो वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है, वो उसी एरिया के हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होता। और इसके कारण लोग अलग अलग हॉस्पिटल में जाके अलग अलग सबब्स में जाके एडमिट होने के कारण केसेस अलग अलग एरिया से आने लगे। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस ओरिजिन एक ही जगह से
आया हुआ है। सो डॉक्टर द्रविड़, हम यानी कि ये कह सकते हैं कि फिलहाल पुणे का जो आउटब्रेक है वो एक ज्योग्राफिकली कंटेन्ड एक आउटब्रेक है और उसके जड़ में दूषित पानी और दूषित खाना है। ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो दो डिसीजेस मैंने बताए, कैंपेलोबैक्टर जेजुनी और नोरोवायरस, ये कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर इन दो ही चीजों से होते हैं। और ये जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया जहां से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये पूना के पेरीफेरी में है। मतलब वो अब भी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐड हुए हैं। वहां पे बहुत बार पीएमसी का जो पाइप्ड वाटर सप्लाई है वो नहीं है। बहुत सारे जो एरियाज है वो टैंकर के पानी से या ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, जहां पे इफेक्टिव क्लोरीनेशन पानी का हुआ है या नहीं ये पता नहीं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इफेक्टिव क्लोरीनेशन ना होने के कारण वो पानी दूषित हो गया। और जैसे सर ने मुझे बताया कि ये जो बैक्टीरिया है वो चिकन, पोल्ट्री, शीप इनके गट में नॉर्मली रहता है। इसलिए हमको लगता है कि ये पानी का कहीं तो सीवेज वाटर के साथ कंटेमिनेशन हुआ है, और क्योंकि इसका इफेक्टिव क्लोरीनेशन नहीं हुआ था उसके कारण बहुत सारे लोगों को दस्त हुए और उनमें से कुछ लोगों को जीबीएस हुआ। ये सब कुछ हुआ है, ऐसा प्रिलिमिनरी जो एनालिसिस है पेशेंट का उससे लगता है। ऑलराइट सर, क्विकली सर, क्या इसके और ज्यादा स्प्रेड होने की कोई संभावना है सर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल इसका कॉग्निजेंस लिया गया है और बहुत सारे जो वाटर सोर्सेस है उनका क्लोरीनेशन चल रहा है। यस सर। लेकिन जो लोगों को पहले से ही दस्त हो गए हैं, जैसे मैंने बताया कि लगभग 1 महीने तक उनको जीबीएस का रिस्क रहता है। इसलिए शायद जो पहले इन्फेक्ट हो गए हैं उनमें से कुछ नए केसेस हॉस्पिटल में आ सकते हैं, लेकिन नए केसेस आने का भी सिलसिला अभी काफी कम हो गया। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। रमन गंगाखेडकर सर, इसके वैक्सीन को लेकर जो इसके इलाज में जो इंजेक्शन लगता है उसको लेकर काफी कुछ लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। 20,000, 30,000, कुछ 50,000 भी बोल रहे हैं कि साहब बड़ा महंगा इंजेक्शन है। ऐसा क्यों सर? नहीं, ये IVIG यानी नस जो होती है हमारी जी, उसके अंदर से इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। उसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं है, उसको आप बोले तो उसको बोल सकते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन है करके, लेकिन उसका इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत कभी भी ज्यादा होती है। वो तो आपको जितना उसके वजह से होने का चांस है वो कम करने के लिए, यानी जिस गति से वो शरीर के अंदर बढ़ रहा है, वो जैसे नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है, उसको रोकने के लिए आपको ये देने की जरूरत आती है तो देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लगा कि इसको रेस्पिरेटरी फेल्योर है तो उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी पॉजिटिव चीज क्या है, इसमें मौत होने की आशंका बहुत कम होती है। अगर आप सही ढंग से इलाज करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अभी मैं थोड़ा आपके सवाल के बाहर जाके बोलूंगा कि आपने पूछा कि क्या वो आदमी बाहर गया तो दूसरे के लिए खतरा है जी। मुझे नहीं लगता कोई किस्म का खतरा है। हमको एक समझना है कि ये पोस्ट इन्फेक्शस डिसऑर्डर है। अगर वो पोस्ट इन्फेक्शस है तो हमको दूसरी बात भी सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से होने की वजह से अगर होता था तो घर में सबको इन्फेक्शन हुआ तो एक घर में 2 से 3 केसेस या ज्यादा केसेस दिखना ये कॉमन रहता था। राइट। ये चारों तरफ दिखते हैं, ये रेयर किस्म की बीमारी है, ये उनसे इन्फेक्शन से होती है इसकी जानकारी नहीं है, लोगों ने पैनिक करने की कोई जरूरी नहीं है। आखिरी में ये रिवर्सिबल डिसीज है। राइट सर, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कंटेजियस भी नहीं बोल सकते। कोई आदमी को हो गया, किसी औरत को हो गया, बच्चे को, बूढ़े को हो गया, वो बाहर जा रहा है तो सर ने स्पेसिफिकली कहा कि वो कोई खतरा नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कोई इन्फेक्शन हो, एंड दिस इज पोस्ट इन्फेक्शन वाला डिजीज़ है तो और रिवर्सिबल है। ये बहुत अच्छी बात सर ने बोली। डॉक्टर समदानी सर, हर कोई यही पूछ रहा है क्योंकि बहुत लोग डर रहे हैं, क्योंकि इसमें पैरालाइज शब्द जो आ रहा है ना उससे लोग बहुत डर रहे हैं। और ये बताइए सर कि अगर इसमें कोई पैरालिसिस होता है किसी को तो वो कितना प्रतिशत, 100% वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर,
या कुछ प्रतिशत रहेगा फिर? देखिए, ये जो GBS होता है ये टिपिकल और एटिपिकल रहता है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन टिपिकल GBS होता है वो पैरों से चालू होता है और ऊपर मुंह की तरफ आता है। तो वीकनेस, झुंझुनाहट पैरों से चालू होती है और धीरे धीरे ऊपर होती है। इसको हम असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं। इसमें दोनों हाथ दोनों पैर को अफेक्ट होना पॉसिबल है और रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट होना पॉसिबल है। इसमें फेस के जो मसल्स हैं वो भी वीकनेस से अफेक्ट होते हैं। लेकिन यदि आप पूछें कि ये परमानेंट डैमेज कर सकता है, द आंसर इज 90 to 95% लोगों कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर गंगाखेडकर ने अभी कहा कि ये मॉर्टेलिटी या मृत्यु खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दीपक जी कि ये मॉर्बिड बीमारी है। इसको रिकवरी में 2 हफ्ते से लेके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकती है। और खाली प्लाज्मा एक्सचेंज और IVIG ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट उसके बाद मेन ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। बहुत एक्टिव फिजियोथेरेपी लगती है, पेशेंस लगता है और पेशेंस को कसरत करनी पड़ती है। यदि IVIG या प्लाज्मा एक्सचेंज और फिजियोथेरेपी कायम रखे, कंटिन्यूस रखे आप फिजियोथेरेपी, तो इससे रिकवरी ऑलमोस्ट 90 to 95% फुल्ली होती है। ऑल राइट सर, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ हमने जाना, सीखा, समझा, बहुत सारे कंफ्यूजन भी हमारे दूर हो गए। एक बस आखिरी चीज में 10 सेकंड में डॉक्टर अमित द्रविड़ आपसे पूछना चाहूंगा सर, खान पान, एक्सरसाइज, इसका फर्क पड़ता है सर इस बीमारी से बचने में? मैं हमेशा ये तो अगले 15 दिन के लिए हम सारे पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि अगर आप पानी पीते हैं तो उबाल के पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए। अगर आपको खाना खाना है तो इंश्योर कीजिए कि गर्म, अच्छा उबला हुआ और फ्रेश खाना खाएं। कोई भी बाहर का पानी, ठंडा चीज, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, रॉ खाना, ये आप अवॉइड कीजिए। रॉ मिल्क अवॉइड कीजिए। ये अगर आप करते हैं तो आप कैंपेलोबैक्टर जेजुनी या नोरोवायरस, ये दोनों से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके सर, और आगे भी बच सकते हैं। राइट सर, राइट सर। तो ये एहतियात बरतने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समदानी सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर द्रविड़, थैंक यू सर। डॉक्टर गंगाखेडकर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।